हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं, मतलब इसमें लाइट निकलता है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सन, कैंडल, बल्ब, ये सारी चीज़ें। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट एमिट नहीं करते हैं, मतलब उनमें कोई लाइट नहीं निकलता है। सो वो जैसे कि हो गया ये चेयर, फिर ये बोर्ड, फिर ये मार्कर, इसमें से कोई लाइट नहीं निकलता है। सो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को पास करने देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हो एक, आई सपोज कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को पास करने देते हैं। हाँ, एक ग्लास आप ले सकते हो जो कि शीशे का हो, वो लाइट को पास करने देगा। वो लाइट को रोकता नहीं है, वो लाइट को पास करने देता है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को आधा पास करने देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मिल्क की शीट आप ले सकते हो, वो लाइट को आधा ही पास करने देगा, वो पूरा पास नहीं करने देगा। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि लाइट को थोड़ा सा भी पास ही नहीं करने देते, जैसे ये मार्कर, फिर ये चेयर, ये कुर्सी, उसके बाद ये बोर्ड, यही सारी चीज़ें जो कि लाइट को थोड़ा सा भी पास नहीं करने देंगे और एक शेडो क्रिएट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स के बारे में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के बारे में। फिर लेंसेज के बारे में, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और भी अलग अलग तरीके के लेंस। उसके बाद डिस्पर्जन के बारे में और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट कैसे डिस्पर्स करता है, कैसे स्कैटर करता है। सो लिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसे में देख लेते हैं। लिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं लिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि ये एक, आप लोग एक सीट ले सकते हो, एक कार्डबोर्ड ले सकते हो, या फिर कोई भी एक स्ट्रेट चीज़ जो कि मजबूत हो थोड़ा, उसमें आप एकदम 3 पैरेलल छेद करो, ठीक है। देखो यहाँ पे एकदम 3 ये पैरेलल छेद है, एकदम स्ट्रेट छेद है। उसके बाद इस छेद के एकदम इधर इस साइड में इसको, ये तीनों को इस तरीके से आप अरेंज करो, इस तरीके से रखो और यहाँ पे एक मोमबत्ती रखो और ये आपका आँख है, मान लो। यहाँ से आप लोग देखो तो यहाँ आपको ये मोमबत्ती दिखाई देगी, एकदम अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। लेकिन वहीं पे आप उसी सीट को लो और यहाँ पे वो उसी मोमबत्ती को रखो और एक को ढक दो। एक जो ये है, ये जो होल है, इसे आप ढक दो यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे कहीं पे भी एक रैंडम जगह पे आप होल्ड करो, तो रैंडम जगह पे होल्ड होने की वजह से ये जो यहाँ से ये लाइट आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सो यहाँ पे इसको कोई जगह नहीं मिल पा रही है कि आगे भी जा पाए। जगह नहीं मिल पाने की वजह से यहीं पे रुक जा रही है और यहाँ पे एक शैडो क्रिएट कर रही है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, ये जो लाइट आ रही है यहाँ पे, लाइट एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती है, लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। इसी की वजह से लाइट इस तरह से इधर नहीं जा पा रही है। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती तो लाइट यहाँ से यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से यहाँ जाती है और हमें दिख जाती है ये कैंडल, लेकिन वैसा चीज़ नहीं है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन और मिरर्स और लेंसेज और डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बाउंस बैक करता है, ठीक है। वो क्यों करता है? जैसे कि आप एक बॉल को लो, उसे दीवार पे मारो तो बॉल वापस से बाउंस बैक करता है। सेम वही केस है लाइट के साथ। लाइट भी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो बाउंस बैक करता है और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के सरफेस के हिसाब से ये जो रिफ्लेक्शन है इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हैपन्स ऑन स्मूथ सर्फेसेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस पे होते हैं, जैसे कि ये शीशा का सरफेस हो गया, फिर उसके बाद आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना चांदी, इन सारे सरफेसेस पे एकदम जो शाइनी हो, स्मूथ हो, उन सारे सरफेसेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। उसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा सरफेस पे होते हैं? ये डल सरफेस पे होते हैं, जैसे कि वॉल हो गया, वॉल का सरफेस हो गया, फिर पेड़ का सरफेस हो गया, उसके बाद कुर्सी का सरफेस हो गया। इन सारे सरफेसेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं। उसके बाद जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं उसका जो रे ऑफ लाइट होता है वो पैरेलल होता है रिफ्लेक्शन के बावजूद, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बावजूद जो रे ऑफ लाइट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करता है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के रेज होते हैं ये पैरेलल नहीं होते,
ये पैरेलल नहीं होते बल्कि रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करते हैं, इसी के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करते हैं। और डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होने के कारण ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, और इसी वजह से इनका जो ये लाइट रेज है वो पैरेलल नहीं रहता रिफ्लेक्शन के बाद। उसके बाद जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके एग्जांपल्स में हम लोग किसको कंसीडर कर सकते हैं? तो मिरर के सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं, स्टील वाटर के सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं, और पॉलिश मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सारे सरफेसेस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इरेगुलर के केस में हम लोग एक दीवार को कंसीडर कर सकते हैं, ये दीवार, उसके बाद ट्री, एक पेड़ को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ये जो बोर्ड है ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और थोड़ा सा नहीं भी कर रहा है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्ट करता तो हम एकदम पूरे अच्छे से अपना रिफ्लेक्शन देख पाते, जबकि इस पर जो लिखा है वो आप नहीं देख पाते। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट नहीं भी कर रहा है, तो इसे आप ट्रांसलेंट कर सकते हो। उसके बाद जो मिरर होता है, एक मिरर जिसके ऊपर धूल जमी हो वो भी एकदम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह ही, वो भी एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही प्रोड्यूस करता है और इसके तरह एक्ट करता है। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं ये आइस पे, आंखों पे एक ग्लेयर फॉर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लेयर, मतलब चमकीली कुछ चीज़ें, चमकीला एकदम फॉर्म करते हैं, जिससे आँख को हमें हानि हो सकती है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब सनलाइट होता है, जब आप सन के सामने जाते हो या फिर लाइट बल्ब को आप जब ऑन करते हो, जब सनलाइट होता है, जब लाइट बल्ब के सामने आप लोग दिखते हो या फिर सनलाइट को आप लोग दिखते हो, तो आपकी आँख में कुछ जलन महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो आपका लेंस है वो एकदम शाइनी है, और इसी वजह से जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके लेंसेज पे, और जिसकी वजह से वो बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग ग्लेयर फॉर्म होने के कारण आपको जलन महसूस होती है। सेम वही केस है बल्ब के साथ भी। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की थी, यहाँ पे देखो ये एकदम पॉलिश्ड सरफेस है, एकदम रेगुलर स्मूथ सरफेस। अब इस पे देखो, इस पे कोई ऊंच नीच उबड़ खाबड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हर एक जगह एक ही साइज होगा, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो जो ये रेज हैं ये एक ही जगह पे पड़ेंगे, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे पड़ेंगे। सो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी इक्वल होंगे, एकदम पैरेलल होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के केस में, जैसे ये देखो, ये जो सरफेस है ये ऊबड़ खाबड़ है, ये नीचे है फिर ऊंचा है फिर नीचे ऊंचा है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग जगह है, अलग अलग है, किसी का ये है किसी का वो है। तो इसी वजह से ये जो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक नहीं रहते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट के बारे में। तो मिरर में हमने अभी पहले प्लेन मिरर को हम लोग देखते हैं। प्लेन मिरर क्या है? तो आपके घर में जो मिरर है, आपके घर में जो शीशा है वही है प्लेन मिरर, एकदम जो इसका प्लेन हो, वो टेढ़ा वढ़ा ना हो, भीतर से ना हो, कर्व्ड। जब भीतर होता है तो उसको हम कर्व्ड मिरर बोलते हैं, ओके। सो जो प्लेन मिरर होता है उसमें का जो इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होता है वो अपराइट होता है, एकदम सीधा होता है, इरेक्ट होता है, और उसमें कोई आप मान लो आपका जो इमेज उसमें फॉर्म हुआ वो ना ही छोटा होगा ना बड़ा होगा। आप किसी साइंस लैब में जाओ और वहाँ पे आप किसी म्यूजियम में जाओ तो वहाँ पे बहुत से शीशे रखे हुए होते हैं, जिसमें आपका कभी इमेज जो होता है वो कभी छोटा दिखाई देता है, तो कभी बड़ा दिखाई देता है, तो कभी मोटा दिखाई देता है। तो वैसा केस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एकदम सही इमेज है, एकदम इरेक्ट, एकदम अपराइट, एकदम सही। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब आपका जो राइट हैंड है इमेज में वो लेफ्ट दिखाई देगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है इमेज में वो राइट दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसे खड़े हो, लेकिन जो शीशा है, जो मिरर है, वो इस साइड से खड़ा है, मतलब ऐसे इस साइड से खड़ा है। तो आपकी ये जो राइट हैंड की रेज पड़ रहे हैं वो मिरर के लेफ्ट साइड पे पड़ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड की रेज मिरर के राइट साइड पे पड़ रहे हैं। इसके लिए लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह से वहीं पे मिरर का इमेज फॉर्म हो रहा है, ना ही कि इस तरीके से करस्पॉन्ड होकर मिरर का इमेज फॉर्म हो रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं मिरर्स के अंदर। ये जो एक मिरर जैसे कि हम लोगों ने देखा, और ये जो है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। The side of mirror that reflects light and forms image is called reflecting surface. The other side of mirror is called non-reflecting surface. तो यहाँ पे ये जो साइड है ये ही जो लाइट को है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और वहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। सो इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। बल्कि और ये जो साइड है यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, सो इसे हम लोग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप जब मिरर के इस साइड खड़े होंगे तो आपका इमेज फॉर्म होगा, लेकिन वहीं पे अगर आप मिरर के उस साइड खड़े होंगे तो आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उधर कोई वो स्मूथ सरफेस नहीं है, सो आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देता है। उसके बाद इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट जो कि मिरर पे पहले पड़ता है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं।
इस केस में ये है इसका इंसिडेंट रे, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे है। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंड बैक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे यहाँ पे गया और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके इधर से गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बाद point of incidence, the point at which light rays strike the reflecting surfaces is called point of incidence। जो ये पॉइंट है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेज, जो दोनों लाइट रेज है स्ट्राइक किया एक दूसरे को, ये जो लाइट रे है यहाँ पे स्ट्राइक किया, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस केस में ये है, आप लोग देख सकते हो, मैं लिखना भूल गया। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। फिर नॉर्मल जो है, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, ये जो रिफ्लेक्टिंग, ये इंसिडेंट रे है, आप लोग देख सकते हो, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। आप लोग इसे देखो तो एकदम परपेंडिकुलर है, ये देखो एकदम परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म कर रहा है। सो इसे हम लोग नॉर्मल रे कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंस ले के बीच में बना हुआ जो एंगल, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस केस में ये देखो नॉर्मल ये हुआ और इंसिडेंट रे ये हुआ, तो इसके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसे ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में आप लोग देखो नॉर्मल ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये वाला जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद अभी हमने ये देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस भी कुछ होते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं था इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मीन्स आई इक्वल आर, एंगल आई इक्वल आर। यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से डिनोट किया है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से डिनोट किया है। सो ये एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप इसे नाप के भी खुद से देख सकते हो किसी एक्टिविटी के द्वारा। उसके बाद द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। जो ये इंसिडेंट रे है इस केस में ये, और रिफ्लेक्टेड रे ये, और उसके बाद नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट सेम प्लेन। मतलब ये तीनों जो हैं ये एक ही प्लेन पे रहेंगे, ये नहीं कि ये इंसिडेंट रे इधर है और नॉर्मल रे इधर से उधर चला गया किसी दूसरे प्लेन पे, ये एक ही प्लेन पे रहेंगे। जैसे कि बोर्ड पे आप लोग देख सकते हो ये एक ही प्लेन पे है, अभी हमने देख लिया। सो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स में। सो अब हम लोग पढ़ेंगे ये स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर किसको कहते हैं, वो मिरर जिसका कर्व्ड शेप हो, ठीक है, जिस मिरर का कर्व्ड शेप हो उसे हम लोग कर्व्ड मिरर कहते हैं। ये जो कर्व्ड सरफेस होता है इस मिरर का, ये जो कर्व्ड सरफेस होता है ये एक स्फीयर के स्मॉल पार्ट की तरह लगता है, इसी के लिए इसे स्फेरिकल मिरर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इमेज जो ये स्फेरिकल मिरर द्वारा फॉर्म होते हैं वो मैग्नीफाइड हो सकते हैं या फिर डिमिनिश हो सकते हैं, वो मिरर्स के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ स्फेरिकल मिरर इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हाँ, स्फेरिकल मिरर के शेप के अकॉर्डिंग उन्हें हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, वो मिरर जिनका की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, वो है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं, वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो, वो कॉनकेव मिरर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्पून का जो आउटर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और इनर सरफेस जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। जैसे ये देखिए, ये इसका आउटर सरफेस ये वाला है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका इनर सरफेस है तो ये कॉनकेव मिरर है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये आउटसाइड है, ये आउटवर्ड्स है, और ये कॉनकेव मिरर है तो ये इनवर्ड्स है। उसके बाद ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, या भी हम लोग पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फीयर है जो कि हमने अभी बात की, जो ये स्फीयर है उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद पोल, पोल क्या है,
तो जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, जो जियोमेट्रिकल जो सेंटर होगा मिरर का उसे हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, ये मिरर है, इसका सेंटर है ये, तो ये है पोल। ये मिरर है, इसका सेंटर है ये, तो ये हुआ पोल। सिंपल, मुझे लगता है समझ गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से आपको समझ में आ रहा है कि एक कर्वेचर का रेडियस, ये है पूरा कर्वेचर, इसका ये रहा रेडियस, सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और पोल ये रहा। अब इन दोनों के पास से जो लाइन गुजर रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया। फोकस, द कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट्स in such a way that the light rays after reflection meet at a point. कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव मिरर इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो राइट रेज होते हैं एक जगह पे मीट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वो मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं उसे हम लोग फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। सो इस कॉन्केव मिरर के केस में ये फोकस कहीं पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट ये कहाँ पे होगा ये कोई डिफाइंड नहीं है। जैसे रेज आएंगे उस तरीके से वो फोकस बनेगा। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, जब फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है तो उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। जब फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है तो उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। समझे। उसके बाद ये जो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस ही है फोकल लेंथ। सो ये सेंटर में है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, राइट। दोनों साइड इक्वल होने के कारण रेडियस को दो भागों में इसने डिवाइड कर दिया, और ये जो पोल से और उसका ये जो प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, दो भागों में उसने रेडियस को डिवाइड किया। तो प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस उसका फोकल लेंथ हम लोग कह रहे हैं। तो r/2 ये डिफाइंड है कि फोकल लेंथ r/2 क्यों हुआ, आपको समझ में आ गया। अपर्चर, पोर्शन ऑफ मिरर, वो पोर्शन जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। जैसे कि इस केस में ये जो पार्ट है यहाँ पे ही रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्केव मिरर का इस पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे हम लोग अपर्चर करते हैं। इसे डिनोट करते हैं m और m डैश से। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। सो ये है इसका अपर्चर, जिसे हम इसे भी हम लोग डिनोट करते हैं m और m डैश से। सो मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नाम से ही पता चल रहा है कि बार बार रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, एक बार दो बार नहीं बल्कि बार बार रिफ्लेक्ट करना, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने देखा है कि एक बार रिफ्लेक्शन की वजह से हमें एक बार इमेज दिखाई देती है, तो क्या ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि बार बार अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या हमें बार बार इमेजेस दिखाई देंगी, ये हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम अच्छे तरीके से हमें देता है सैलून। क्या देता है, तो सैलून हमें एक देता है आंसर। सो देखो कि सैलून में ये कैसे होता है, एक शीशा, आप लोग जब जाते हो सैलून में आप लोग देखते हो एक शीशा यहाँ पे होता है और एक शीशा यहाँ पे होता है या नहीं होता है, सही है कि नहीं, होता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, बीच में आप लोग यहाँ पे बीच में विराजमान होते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग उस शीशे के सामने, उस एक शीशे के सामने आप लोग विराजमान होते हो। ठीक है, सो आपसे क्या होता है, एक लाइट रे निकलती है। ठीक है, जो कि एक शीशे पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, एक शीशे पे इंसिडेंट होती है, उसे हम लोग मानते हैं पॉइंट ए। फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके वो दूसरे वाले शीशे पे जाती है, वहाँ पे वो और इंसिडेंट होती है, वो रिफ्लेक्टेड रे वहाँ पे इंसिडेंट होती है, वहाँ पे एक इंसिडेंट रे के तौर पे वो काम कर रही होती है, तो वहाँ पे मान लो उसको पॉइंट बी। फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस इस शीशे पे आती है तो पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे वापस रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे अब इस शीशे के लिए वो इंसिडेंट रे के रूप में काम कर रही है। ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर ये वापस से रिफ्लेक्ट करता है, फिर ये वापस से रिफ्लेक्ट किया, और ये प्रोसेस चलता गया ABCD। तो ये प्रोसेस चलता जाता है। ठीक है, सो ये ख़त्म कब होगा ये प्रोसेस, सो इसका आंसर है कभी भी नहीं, ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये इन्फिनाइट है, ये है इन्फिनाइट। तो क्या ये है कि हमें इन्फिनाइट इमेजेस दिखाई देती है, दिखाई क्या देती है, दिखाई, अरे क्वेश्चन क्या, हमें तो दिखाई देती ही है। ठीक है, इन्फिनाइट इमेजेस तो आपको दिखाई देती है ना, आपको तो दिखाई देता है इन्फिनाइट इमेजेस सैलून में, तो इसी के लिए, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये इन्फिनाइट है, इसी के लिए आपको दिखाई देता है वहाँ पे
इन्फिनाइट इमेजेस, ठीक है। ये एक दो सॉरी यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसे कुछ इमेजेस दिखाई नहीं देती, आपको दिखाई देते हैं डायरेक्ट ही इन्फिनाइट इमेजेस। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मान लो हमने कोई भी एक शीशा लिया, उसको एक एंगल पे रखा, सपोज कि हमने उसे कोई एक 90 डिग्री के एंगल पे रखा, और सेंटर में, जैसे कि यहाँ पे भी एक सेंटर में ही ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे भी एक सेंटर में हमने एक मोमबत्ती को रखा, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी एक मोमबत्ती को रखा, तो इसके कितने इमेजेस हमें दिखाई देंगे? सो इसका आंसर है कि इसके हमें दिखाई देंगे 3 इमेजेस, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक शीशे पे और एक दूसरे शीशे पे, ठीक है। सो 2 शीशे हैं, तो एक शीशे पे एक इमेज और दूसरे शीशे पे एक इमेज, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन तीसरा वाला कहाँ दिखाई देगा? तीसरा वाला दिखाई देगा बीच में, दोनों शीशे के बीच में, दोनों शीशे के बीच में दिखाई देगा तीसरा वाला। क्वेश्चन आता है ये तीसरा वाला फॉर्म कैसे हुआ है, ठीक है, तीसरा वाला फॉर्म कैसे हुआ? तो वो जो 2 इमेजेस थे जो कि शीशे पे फॉर्म हुए थे, उसको हम लोग नाम देते हैं इमेज 1 I1 और I2, और जो बीच में फॉर्म हुआ है उसे हम लोग नाम देते हैं I3, ठीक है, नाम दिया। अब ये जो कैंडल है, इसने क्या किया? इसने अपना रे दोनों शीशे पे इंसिडेंट किया, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया। सो वहाँ पे तो एक इमेज फॉर्म हुआ कि नहीं? वहाँ पे उसने रिफ्लेक्ट किया तो एक इमेज फॉर्म हुआ वहाँ पे, राइट, सही है, एक इमेज दोनों शीशे पे फॉर्म हुआ। अब ये जो फॉर्म हुई इमेजेस है, ठीक है, ये जो अभी इमेज फॉर्म हुई है दोनों शीशे पे, इन दोनों ने मिल के रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, इन दोनों ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया बीच में, क्या कहाँ रिफ्लेक्ट किया? बीच में। इन दोनों ने मिल के लाइट को बीच में रिफ्लेक्ट किया, दोनों ने मिलकर लाइट को बीच में रिफ्लेक्ट किया, और एक तीसरा इमेज बीच में फॉर्म किया जिसका कि नाम पड़ा I3, ठीक है, क्या नाम पड़ा? I3। क्योंकि ये जो बीच में वाली इमेज है, बीच वाली इमेज है, ये दोनों इमेज की कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, दोनों इमेज के रिफ्लेक्शन से ये फॉर्म हुई है, इसी के लिए इस इमेज को हम लोग कहते हैं कंपोजिट इमेज। कौन सा इमेज कहते हैं? कंपोजिट इमेज। समझ में आया? कंपोजिट इमेज हम लोग इसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो 3 फॉर्म हुआ। अब एक दूसरा केस देखते हैं। मान लो कि हमने रखा एक 45 डिग्री के एंगल का, ठीक है, टॉप व्यू 45 डिग्री का है, यहाँ पे टॉप व्यू 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री का था, लेकिन ये 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 डिग्री का। वापस से यहाँ पे सेंटर में ही हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, सेंटर में एक मोमबत्ती को रखा। अब कितने इमेज दिखाई देंगे? सो अब हमें दिखाई देगा टोटल आपका 7 इमेज, ठीक है, 7 इमेजेस अब आपको दिखाई देंगे। 3 एक साइड वाले शीशे पे, 3 दूसरे साइड वाले शीशे पे, और 3 एक साइड वाले शीशे पे, और एक जो होगा वो बीच में होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, एक साइड वाले शीशे पे तो सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए था, सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए था ना, और एक साइड और दूसरा साइड वाले शीशे पे सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक के बजाय 3 कैसे बन गए? और एक साइड वाले और दूसरे साइड पे भी 3 कैसे बन गए? क्वेश्चन ये आता है। अच्छा, इसको आंसर देने से पहले हम लोग पहले ये जो भी इमेज बने इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। सो I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7, ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया। तो ये फॉर्म कैसे हुआ, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन है। सो देखो, इसका आंसर सिंपल है, एंगल की वजह से ये इतने सारे इमेजेस फॉर्म हुआ। सो देखो, और ये जो ओरिजिनल है हमारा, ओरिजिनल जो सब्सटेंस है उसे हम लोग देते हैं I, ठीक है, I नाम देते हैं। सो ये I ने अपना रिफ्लेक्ट किया, अपना रे रिफ्लेक्ट किया, तो ये पड़ा कहाँ पे? I1 या फिर 2 कहीं पे भी मान लो पड़ा, ठीक है। ये मान लो हमने माना I1 पे ये इसका जो इमेज था वो पड़ा, ये रिफ्लेक्टेड रे एक शीशे पे पड़ा, एक जो है I1 पे पड़ा, ठीक है। वहीं पे दूसरी साइड ये पड़ा I4 पे, ठीक है, कहाँ पे पड़ा? I4 वाले पे, ये आखिर साइड आप लोग देख रहे हो, I1 और I4 पे ये दोनों पे पड़ा, ठीक है, पड़ा। अब उसके बाद I4 ने क्या किया? यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट किया और यहाँ पे इसने अपना इमेज डाल दिया। I4 ने वापस से रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, एंगल तो वैसे भी इस तरीके से, तो उसने आसानी से रिफ्लेक्ट कर लिया, एंगल की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गया। सो ये रिफ्लेक्ट किया, सो यहाँ पे एक I2 इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है, कौन सा इमेज फॉर्म हो गया? I2। अब ये I1 जो है इसने भी रिफ्लेक्ट किया, इसने भी यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और ये फॉर्म कर दिया I5 को, इसने भी I1 ने भी खुद को रिफ्लेक्ट किया और I5 फॉर्म हुआ। अब ये जो I2 फॉर्म हुआ है और I5 फॉर्म हुआ है, इन दोनों ने भी रिफ्लेक्ट किया। I5 ने रिफ्लेक्ट किया तो I3 फॉर्म हुआ, और I2 ने रिफ्लेक्ट किया तो I6 फॉर्म हुआ। क्या? I5 ने रिफ्लेक्ट किया तो I3 फॉर्म हुआ, और I2 ने रिफ्लेक्ट किया तो I6 फॉर्म हुआ। हो गया, समझ में आया? चलो, अब ये क्या हुआ कि I6 ने मिलके और I3 ने मिलके, दोनों ने मिलके रिफ्लेक्ट किया और एक इमेज बनाया जो कि इमेज है I7। समझ में आया? एक इमेज बनाया जो कि है I7, और ये हुआ 45 डिग्री के
एंगल जब था तब ये केस हुआ, ठीक है। वहीं पे जब एक 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है, जब एक 60 डिग्री का एंगल था तो कितने इमेजेस फॉर्म हुए? 60 डिग्री के एंगल में आपका इमेजेस फॉर्म हुआ टोटल 5, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल में आपका टोटल इमेज फॉर्म हुआ जो कि है 5। सेम वही केस कि एक इमेज तो दो इमेज तो ऑब्वियस है कैसे फॉर्म हुए, दो इमेज के दो रिफ्लेक्शंस की वजह से दो इमेज फॉर्म हुए। अब ये जो रिफ्लेक्टेड इमेज है, ठीक है, जो दो मेन इमेजेस उसे हम लोग नाम देते हैं I1 और I2। अब ये I1 ने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, I1 ने रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे एक दूसरे वाले शीशे पे, ये तो एक शीशे पे खड़ा था तो दूसरे वाले शीशे पे इसने रिफ्लेक्ट किया और एक I3 इमेज बनाया, ठीक है। अब I3 जो अभी इमेज बन गया, ठीक है, I3 अभी इमेज बन गया। उसके बाद ये जो I2 जो कि सही में पहले से ही रिफ्लेक्टेड इमेज है उसने रिफ्लेक्ट किया और एक ये दूसरे वाले शीशे पे रिफ्लेक्ट किया और एक इमेज बनाया जिसका नाम उसने रखा I4, ठीक है। अब I3 और I4 दोनों ने रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, I3 और I4 दोनों ने रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बनाया जो कि है I5। समझ में आया? I3 और I4 दोनों ने रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बनाया I5। यहाँ पे एकदम ये मतलब बेकार सा ड्राइंग हो गया है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कि कुछ हमारे पास एक डिग्री दी हुई है, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है हमारे पास कि कोई एंगल है हमारे पास, एक मान लो एंगल दिया हुआ है शीशे का। सपोज एंगल है हमारा, यहाँ पे तो हमने सब ले लिया है, तो सपोज हमारा एंगल है 10 डिग्री का। कितने डिग्री का? नहीं 10 नहीं, 10 सही नहीं होगा। हमारा एंगल मतलब कुछ है, एक एंगल है, ठीक है। अब ये जो एंगल दिया हुआ है, अब हम लोग कैसे फाइंड करें कि इतने एंगल पे, ठीक है, जो भी हमारे पास एंगल दिया हुआ है इतने एंगल पे बिना शीशे के सामने गए, हम लोग कैसे फाइंड करें कि इतने एंगल पे कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, इतने एंगल पे कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, ये हम लोग कैसे फाइंड करें। कोई भी एक एंगल है, मान लो आपके पास कोई भी एक एंगल है 1 2 3 4, मतलब कोई भी एक एंगल है। अब ये आप लोग कैसे पता करोगे कि उतने जो एंगल है, वो जो एंगल आपको दिया गया है उतने एंगल पे कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, उतने एंगल पे कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं बिना शीशे में देखे, आप लोग कैसे पता करोगे। सो उसको पता करने के लिए आपके पास एक तरीका है। तरीका ये है कि आप लोग 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन मिरर्स, जो दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन मिरर्स, और फिर -1, क्या 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन मिरर्स -1। ये आप लोग फॉर्मूला उपयोग कर सकते हो, कितना भी एंगल हो आप लोग फॉर्मूला उपयोग कर सकते हो और ये काम करेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में, ठीक है, वो सेंटर में होगा तभी वो काम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मान लो एक शीशे के पास है, एकदम शीशे के पास है, तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मान लो दूसरे शीशे के पास है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर में हो। जैसे कि अभी हमने देखा 90 डिग्री वाले केस में, 90 डिग्री वाले केस में क्या हुआ, 360 डिग्री बाय 90 डिग्री, आंसर क्या आता है 4 -1 क्या हुआ 3, सही है। 360 डिग्री बाय 90 डिग्री इक्वल्स 4 -1 कितना है 3। चलो समझ में आ गया। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया। अच्छा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ करके एक जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका पेरिस्कोप। क्या नाम है आपका? पेरिस्कोप। इसका नाम है आपका पेरिस्कोप। इसमें दो शीशे हैं, ठीक है, दो इसमें शीशे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है, यहाँ पे मान लो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे लगा लिया हमने, यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो 1 2 कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सेब है, एक पूरा जहाज है, ठीक है, कुछ भी है, तो वो हम लोग उसको देख सकते हैं। ये कैसे? हमने तो पढ़ा है कि लाइट एकदम सीधे ट्रैवल करता है, फिर ये कैसे दिखाई दे रहा है? इसके पीछे है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मान लो कि यहाँ से एक लाइट इस पे इंसिडेंट किया, इस वाले मिरर पे, ठीक है। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, ये वापस इसने रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ पे इस वाले मिरर पे, और फिर ये वाला मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा हमारे पास, और ऐसे इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें आसानी से ये वो सब्सटेंस जो है, वो चीज़ जो है वो हमें दिखाई दे देता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन बार बार हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये कितने डिग्री के एंगल पे है, सॉरी मतलब ये पहले हम ये जान लो कि ये जो मिरर है हमारा, जो इसमें सेट है, ये जो दोनों मिरर्स हैं, ये है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल पे इन दोनों मिरर्स को रखा गया है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि इसको 45 डिग्री के एंगल पे ही क्यों रखा गया है?
इसको आप 90 डिग्री के एंगल पे रख सकते थे, इसको आप 60 डिग्री के एंगल पे रख सकते थे, इसको आप 30 डिग्री के एंगल पे रख सकते थे, किसी भी एक एंगल पे आप लोग रख सकते थे। सो 45 डिग्री ही क्यों, ठीक है। तो सपोज यही आपका स्ट्रक्चर होता और 90 डिग्री पे मैंने रखा होता, ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ से ये ऐसे लाइट आता वापस वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाता। क्यों करता? क्योंकि इंसिडेंट रे इक्वल्स रिफ्लेक्टेड रे, सो ये यहाँ पे आता और आसानी से वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाता, ठीक है। परपेंडिकुलर पड़ता और परपेंडिकुलरली वो रिफ्लेक्ट करता। इसी के लिए इसको 45 डिग्री रखा गया, क्योंकि ये एंगल सही है, ये ऐसे आता और वो आसानी से ऐसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करता, तभी वो हमें दिखाई दे पाता, ठीक है। नहीं तो ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा रखना होता तो क्यों ये सारे मिरर्स की जरूरत पड़ती, सीधे एकदम रखते ना ऑब्जेक्ट को, दिखाई देते थे हमें सब कुछ। लेकिन इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इसको ज़्यादातर उपयोग किया जाता है जहाज में, ठीक है। जहाज में जब वो लोग अंदर होते हैं और बाहर की चीज़ों को उन्हें देखना होता है तो इसका उपयोग करते हैं वो लोग, ठीक है। सो उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया आपको, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन को, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है? सो रिफ्रैक्शन को एकदम सिंपल से वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन सरफेस विच इट्स हिटिंग, ठीक है। सो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, सिंपल वे आप लोग समझ लो कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट है। अब ये बेंड कब होता है, ठीक है, ये बेंड कब होता है? सो बेंड तब होता है जब ये कोई भी लाइट जो है, लाइट ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये ट्रैवल करे तो लाइट बेंड होता है। फॉर एग्जांपल जब ये एयर से ग्लास में ट्रैवल करे तो ये बेंड होता है, या फिर जब ये ग्लास से एयर में ट्रैवल करे तो ये बेंड होता है। ऐसे ही अलग अलग मीडियम्स में, जैसे कि एयर से मान लो ये डायमंड में ट्रैवल करे, डायमंड से सोने में ट्रैवल करे, किसी भी चीज़ में ट्रैवल करे, सो बेंड होने की संभावनाएं उस केस में होती है, ठीक है। लाइट 3 चीज़ें कर सकता है, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर वो ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब लाइट को पास होने दे सकता है खुद से, ठीक है। ट्रांसमिट कर सकता है मतलब खुद से आसानी से पास होने दे सकता है। उसी पासिंग की क्रिया में, ठीक है, उसी पासिंग के काम में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वही जब वो पास करता है तो ये कहानी होती है रिफ्रैक्शन की, ठीक है। जब लाइट उस समय पास कर रहा होता है तो ये रिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग जैसे ग्लास से, एयर से जब वो ग्लास में जाता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो जो बेंड करता है। अब वो कैसे, क्यों बेंड करता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके पहले ये देख लीजिए पहले आप कि जो रेयरर मीडियम होती है, ठीक है, जो रेयरर मीडियम होती है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो होता है हाई। स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज़्यादा होता है। वहीं पे डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है लो। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है लो और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है हाई। अब ये डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम क्या है? सो रेयरर मीडियम को आप लोग सपोज कर सकते हो रेयरर मीडियम जिसमें कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं हो, नॉट मच पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें नहीं हो और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ना होने के कारण आसानी से इसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। कोई धक्का मुक्की इसको नहीं है कि नहीं भाई तुम रुक जाओ, कोई मॉलिक्यूल उसको रोक नहीं रहा है कि नहीं तुम रुको, ये आसानी से ट्रैवल कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें नहीं है। लेकिन वहीं पे एक डेंसर मीडियम के केस में हैज़ मच पार्टिकल्स, इसके पास पार्टिकल्स की कमी नहीं है, ठीक है, इसके पास पार्टिकल्स की कमी नहीं है। ये इंपोर्ट करवा लेगा, ठीक है, ये अमेरिका से इंपोर्ट करवा लेगा, इसके पास पार्टिकल्स की कमी नहीं है। ये कहता है नहीं तुम रुको, लाइट को ये कहता है नहीं तुम रुको, हम तुमको इतने आसानी से पास नहीं करने देंगे, तुम रुको, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में वो रोक देता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो रोकता है लाइट को, ठीक है, वो वहाँ पे रोकने लगता है। डेंसर मीडियम में वो रोकता है और रेयरर मीडियम में वो आसानी से पास करने देता है। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल है पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का। स्पीड ऑफ लाइट इसी वजह से उसमें हाई होता है या फिर इसी वजह से उसमें लो होता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। अब जो ये एक एयर है, ठीक है, ये जो एयर है ये क्या है, ये रेयरर है, रेयरर मीडियम है। वहीं पे ये जो एक ग्लास है, ग्लास जो है ये एक डेंसर मीडियम है, ये बात समझ लो। ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है, एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। और जब लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, देखते हैं। सो जब एयर से वो ग्लास में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करा, मतलब एक वैसे मीडियम से ट्रैवल कर रहा है जिसमें उसकी स्पीड हाई थी, एक हाई स्पीड से एक लो स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है।
वो ट्रैवल करने वाला, मतलब जिसमें उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ थी, लेकिन अब एक ऐसी स्पीड होने वाली, एक ऐसे स्पीड में वो ट्रैवल करने वाला जिसमें उसकी स्पीड कम होने वाली है, ठीक है, कम होगी, क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम है। अब एक बात जान लो कि कहीं पे भी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हाई नहीं जा सकती। ये लास्ट स्पीड है लाइट की, ठीक है, ये लाइट की लास्ट स्पीड है, इससे हाई लाइट की स्पीड नहीं जा सकती। समझ में आया? बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, जब ये रेयरर से एक डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो इसको तो जाना ऐसे चाहिए था ना, एक्चुअली ये लाइट को ऐसे पास कर जाना चाहिए था, ठीक है, एकदम सीधे सीधे, जो कि एक्चुअली होता है, हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली ट्रैवल पास करना चाहिए था, हम लोग ये समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पास नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली पास नहीं करता, क्योंकि एक डेंसर मीडियम है, सो ये एक्चुअली पास नहीं करेगा। ये क्या होता है, ये नॉर्मल की साइड, ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है वही है नॉर्मल। सो नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाता है। क्या होता है, नॉर्मल की तरफ ये लाइट बेंड कर जाता है और तब ये पास करता है। नॉर्मल की तरफ ये लाइट बेंड कर जाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक हाई स्पीड से लो स्पीड रीजन में चल जा रही है, तो हाई स्पीड से जब भी आप किसी लो स्पीड में जाते हो तो आप थोड़ा सा रुकते हो कि नहीं, तो रुकने के ही कारण ये उसमें बेंड कर जाती है। आप अचानक से तो कहीं पे भी मुड़ नहीं जाते हो। आप मान लो साइकिल से कहीं पे भी जा रहे हो और मुड़ान है, तो आप अचानक से मुड़ तो नहीं जाओगे, थोड़ा अपना स्पीड को लो करोगे और फिर उसके बाद मुड़ोगे, ठीक है। सो वही केस यहाँ पे होता है। सो वही केस यहाँ पे होता है कि हाई स्पीड रीजन से, जहाँ पे एकदम बहुत ही तेज़ी से आप लोग जा रहे हो और एक ऐसे स्पीड में आप लोग जा रहे हो जो कि जहाँ पे आपको थोड़ा धीरे चलाना है अपने साइकिल को, सो आप मुड़ोगे तो जरूर आप, लेकिन उस केस में क्या करोगे, आप वहाँ पे भी अब धीरे धीरे चलोगे, तो उसी साइड आप लोग मुड़ के रहोगे। अब ये केस में क्या होगा, लाइट को स्लैंटिंग पोजीशन में आना चाहिए, ठीक है, स्लैंटिंग पोजीशन में लाइट को आना चाहिए, मतलब टेढ़ा होना चाहिए लाइट को, ऐसे टेढ़ा में आना चाहिए लाइट, सीधा नहीं आना चाहिए, टेढ़ा आना चाहिए, ठीक है। अब वहीं पे एक केस को हम लोग देखते हैं, डेंसर टू रेयरर मीडियम का केस, ठीक है, मतलब ग्लास से ये जा रहा है एयर में, ग्लास से मतलब एक लो स्पीड रीजन से एक हाई स्पीड रीजन में जा रहा है, मतलब एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। सो इस केस में भी इसको क्या करना चाहिए था, इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, ठीक है, इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, मतलब सब खुश हो जाते हैं ना ऐसे चल जाता तो, लेकिन लाइट जिद्दी है, ऐसे नहीं जाएगा। यहाँ पे ये क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर बेंड करता है। नॉर्मल से कहाँ बेंड करता है, दूर। रीज़न पूछो तो रीज़न सिंपल सा एक है, रीज़न ये है कि नहीं भैया हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल से दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लो स्पीड रीजन से हाई स्पीड रीजन में जा रहा है, ठीक है, सेम वही केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हाई स्पीड से लो रीजन में जा रहा था तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, तो इसकी वजह से ये थोड़ा उसकी तरफ बेंड हो गया, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई एक्चुअली, ठीक है, इसकी स्पीड कम नहीं हुई, अभी तक तो इसकी स्पीड कम थी, लेकिन अब इसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये बोला अब मेरी स्पीड बढ़ चुकी है, अब मैं कहीं पर भी जाऊँगा। इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी वजह से ही ये नॉर्मल से दूर बेंड हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर बेंड हुआ। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती हो, ठीक है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल करे, सो वो कहाँ पे बेंड होती है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन वहीं पे अगर वो डेंसर से, ठीक है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में अगर वो ट्रैवल करती है तो वो कहाँ बेंड होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है, ठीक है, समझ में आया। जब वो रेयरर टू डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ होगी, और जब वो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। लेकिन एक केस यहाँ पे भी आता है, एक दूसरा केस, मान लो कि यहाँ पे ये है, मान लो ये एयर है या फिर ग्लास है, जो भी मानना है मान लो, और ये ग्लास है या फिर एयर, जो मानना है आप लोग मान सकते हो, और लाइट एकदम ऐसे सीधे आ रही है, और ये क्या हुआ, ये तो एकदम सीधे चली गई। जब लाइट परपेंडिकुलर होती है, जब लाइट परपेंडिकुलर होती है तो वो कहीं पे भी बेंड नहीं होती, वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे नॉर्मल जो है आपका, यहाँ पे आपका जो नॉर्मल है वो इसी के पास है। अभी ये मैंने इसको बगल में इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि अगर इसके ऊपर में ड्रॉ करता तो आपको दिखाई थोड़ी ना देता। सो ये एक्चुअली इसी के ऊपर होता है, ठीक है, जिस पोजीशन से वो आ रही होती है परपेंडिकुलर, जब वो आ रही होती है तो परपेंडिकुलर ही होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो परपेंडिकुलर तो वो आ ही रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे वो आ ही रहा है, और हमने क्या पढ़ा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही नॉर्मल ड्रॉ होता है 90 डिग्री के एंगल पे।
तो उसी को तो एकदम कॉपी कर देता है ना, उसी का कॉपी कैट हो जाता है, उसी के ऊपर एकदम रहता है, उसी के ऊपर एकदम वो नॉर्मल भी रहता है, उस इंसिडेंट ट्रे के ऊपर ही नॉर्मल रहता है, इसी की वजह से वो आसानी से पास कर जाती है। सो इसके सिर्फ स्पीड में चेंज होता है, लेकिन ये इधर उधर बेंड नहीं करती इस केस में, जब ये परपेंडिकुलर होती है तो। लेकिन जब ये स्लैंडिंग पोजीशन में होती है, सो डिपेंड करता है कि रेयरर टू डेंसर जा रही है या फिर डेंसर टू रेयरर जा रही है। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होगी। समझ में आया? चलो, इसी के साथ ये रिफ्रैक्शन तो आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको अब हम लोग देखेंगे। जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, अब इसको हम लोग देखते हैं। आपने ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में सुना होगा। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी सुना है आपने? नहीं सुना तो आप लोग जान लो इसको। ये ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी वो मास वाला डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो ये लाइट की डेंसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अभी हमने रेयर टू डेंसर वाला जो कहानी देखा, ये ऑप्टिकल डेंसिटी वही चीज़ को इंडिकेट करता है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कोई भी मीडियम हाउ मच डेंस। ठीक है, कोई भी मीडियम कितना डेंस है, हाउ मच डेंस, कोई भी एक मीडियम कितना डेंस है। ठीक है, अगर वो मीडियम ज़्यादा डेंस है तो वो लाइट को कम, वो लाइट की स्पीड को बहुत ही रोक देगा, और वो मीडियम अगर कम डेंस है तो वो लाइट की स्पीड को आसानी से पास करने देगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सिर्फ यही चीज़ बताता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी एक मीडियम दूसरे मीडियम के तुलना में कितना ज़्यादा डेंस है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताएगी कि वो कितना डेंस है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि वो एक मीडियम हाउ मच वन मीडियम is dense with respect to other। ठीक है, कोई भी एक मीडियम दूसरे मीडियम की तुलना में कितना ज़्यादा डेंस है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छे, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो है ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, अब मान लो हमारा जो ये है ऑप्टिकल डेंसिटी मान लो हमारा ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मान लो हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? जो मीडियम होगा वो डेंसर होगा, वो ज़्यादा डेंसर होगा। मीडियम जो होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा। अगर वो ज़्यादा डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट वो कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट कम होगा ना, सही है कि नहीं? स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। लेकिन वहीं पे जो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, अगर ये कम होता है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मान लो आपका कम है, सो इस केस में क्या है? जो मीडियम है वो कम डेंसर है, सो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हाई होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। समझ में आया? सो इससे क्या निकलता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ऑप्टिकल डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, जिसका मतलब कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ठीक है, हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं, स्पीड जो है लाइट का उस मीडियम में, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा वी। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छा, इस म्यू को बहुत लोग एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से, आप लोग इसको म्यू भी बोल सकते हो, एन से भी डिनोट करो, जिससे भी आपका मन उससे आप डिनोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मान लो कि कोई एक मीडियम है। ठीक है, एक मान लो कि ये यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये ऐसे मान लो मेरा नॉर्मल हुआ, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड की। ठीक है, लाइट मान लो एक मीडियम से, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, और अब मुझे पता करना है। ठीक है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, अब मुझे पता करना है कि ये जो मीडियम 2 है ये कितना ज़्यादा डेंस है मीडियम 1 के मुकाबले। ठीक है, ये कितने ज़्यादा डेंस है मीडियम 1 के मुकाबले, तो ये मैं कैसे पता करूँ? ठीक है, सो इसको पता करने के लिए देखो, म्यू, ठीक है, इसका स्पीड 2 है बाय विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/v2 बाय 1/v1।
V1, सही है कि नहीं, 1/V2 बाय 1/V1 जो कि इक्वल हो जाएगा 1/V2 इंटू V1/1। सो ये इक्वल हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा V1/V2, ठीक है। तो ये ऐसे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको 2 का पता करना है, ठीक है, मीडियम 2 का आपको डेंसिटी है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता करना है। सो आपको क्या करना होगा, मीडियम 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करना होगा, ठीक है। तभी आपको पता चल पाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 पता करना है तो आपको क्या करना होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करना होगा। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। सपोज कि मान लो हमारा ये जो मीडियम 1 है वो है एयर और मीडियम 2 जो है वो है हमारा ग्लास। क्या है? मीडियम 2 हमारा है ग्लास। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। अब हमें मीडियम 2 के बारे में पता करना है कि ये जो मीडियम 2 है जो हमारा है ग्लास, वो कितना ज़्यादा डेंस है या फिर कितना ज़्यादा डेंस नहीं है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा डेंस है या फिर नहीं है मीडियम 1 के मुकाबले, हमें ये पता करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, सो मीडियम 2 जो कि ग्लास है उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय, और फिर ये एयर का क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि इस यहाँ से ऐसे हुआ 2/1। लेकिन ये जब इस फॉर्मूले से ये चलेगा 1/V2 तो ये एक्चुअली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये एक्चुअली कहाँ पे आ जाता है, तो आपका आ जाता है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये आपका कहाँ पे आ जाता है, V इक्वल्स V1/V2 आ जाता है। सो ये आपका इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आ जाता है। सो ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ कट जाएगा दोनों एक दूसरे से। उसके बाद आपका ये इक्वल आ जाएगा 3/2 को जब आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.5। अब ये 1.5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 1.5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये 1.5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ग्लास जो है, ठीक है, ये जो ग्लास जो है ये 1.5 गुना ज़्यादा डेंसर है एयर के मुकाबले, ठीक है, ये ग्लास 1.5 टाइम्स डेंसर है एयर के मुकाबले, ठीक है। सो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि अगर एयर में आपका स्पीड है 3, मान लो 3, अगर एयर में आपका स्पीड जो है लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ग्लास में वही स्पीड आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एयर में आपका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ग्लास में आपका स्पीड हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये 1.5 गुना ज़्यादा डेंस है, ठीक है, ग्लास 1.5 गुना ज़्यादा डेंस है, इसी की वजह से ये काम हो सकता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है या फिर कितना ज़्यादा डेंस नहीं है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लास जो है वो 1.5 टाइम्स डेंसर है एयर के मुकाबले, ठीक है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है एयर के मुकाबले, मतलब कि वो लाइट की स्पीड को 1.5 टाइम्स कम कर देता है, ठीक है, एयर के मुकाबले वो लाइट की स्पीड को 1.5 टाइम्स कम कर देता है। और वहीं पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एयर है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा रेयरर है, वो एयर जो है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा रेयरर है ग्लास के मुकाबले, मतलब कि ग्लास में जो भी लाइट की स्पीड है उसका 1.5 टाइम्स वो एक्स्ट्रा कर देता है एयर, ठीक है, एयर में आते ही वो 1.5 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। सो यही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है हमें, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अब हम लोग देखेंगे, रिफ्रैक्शन को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल 2 लॉ हैं, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, वैसे ही सेम टू सेम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं। पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड
रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, वो सेम लॉ जो कि हमारा रिफ्लेक्शन वाला लॉ कहता है, ठीक है, वो सेम लॉ जो कि हमारा रिफ्लेक्शन वाला रूल कहता है, ठीक है, वो सेम लॉ है जो कि हमारा रिफ्लेक्शन वाला लॉ कहता है। और दूसरा हमारा लॉ है स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल आई बाय एंगल आर, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अंटिल मीडियम नॉट चेंज्ड, अंटिल मीडियम नॉट चेंज्ड। अब ये क्या है? ठीक है, अब ये क्या है? स्नेल्स लॉ, एंगल 1 बाय एंगल आर कांस्टेंट रहेगा, मीडियम नॉट चेंज्ड। ये एंगल 1 आई क्या है और एंगल आर क्या है, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर क्या है, इसको अब हम लोग देखते हैं। सो मान लो ये आपका एक मीडियम है, ठीक है, आपका ये एक मीडियम है और ये आपका लाइट है, ये मान लो आपका ये एयर वाला मीडियम और ये आपका ग्लास वाला मीडियम है, ठीक है, और ये आपका लाइट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, आपका ये लाइट जा रहा है और मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल है, तो ये इधर बेंड किया, ठीक है। सो यहाँ पे इसने एक एंगल बनाया कि नहीं बनाया, और यहाँ पे भी एक एंगल बनाया, यहाँ पे भी एक एंगल बनाया और यहाँ पे भी एक एंगल बनाया, सही है कि नहीं? चलो, सो इसको हमने नाम दिया आई और इसको हमने नाम दिया आर। सेम वही केस जो कि हमने रिफ्लेक्शन में भी हमने नाम दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने नाम दिया था आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने नाम दिया था आर। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने नाम दिया आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने नाम दिया आर। सो अब मान लो इसने कुछ एंगल बनाया, ठीक है, कोई एंगल इसने बनाया। अब मान लो हम करते हैं कि एयर और ग्लास यही मीडियम हम लोग रखते हैं, ठीक है, यही मीडियम हम लोग रखते हैं और यहाँ पे एक और, ठीक है, एक और हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस बार ये थोड़ा इसका एंगल दूसरा रखते हैं, ठीक है, इसका एंगल थोड़ा हम लोग दूसरा रखते हैं, ठीक है, ये आई और ये आर रखते हैं, ठीक है, ये एंगल दूसरा रखते हैं, समझ में आए? इसको आई और इसको आर, ये एंगल थोड़ा इस बार दूसरा है। मान लो इसका अगर 30 डिग्री है तो इसका 45 डिग्री कर देते हैं, वैसे ही आगे 60 डिग्री कर देते हैं। तो जब हम लोग रेशियो निकालेंगे आई बाय आर का, ठीक है, आई बाय आर का जो भी हम लोग रेशियो निकालेंगे, इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, इस वाले का, ये जो फर्स्ट वाले का रेशियो आएगा, ये जो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, मान लो अगर हम लोग इसको नाम देते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नाम देते हैं और इसको सेकंड नाम देते हैं। सो ये जो फर्स्ट वाला का रेशियो आएगा ये इक्वल होगा सेकंड वाले के रेशियो का, सेकंड वाले के रेशियो का भी इक्वल होगा। कुछ भी हो, मतलब ये 45 डिग्री इसका 45 डिग्री होगा या फिर इसका 45 डिग्री हो या फिर इसका 30 डिग्री हो, जो भी जब भी इसका आएगा आपका, जब भी आप उसका रेशियो निकालोगे तो ये इक्वल रेशियो आएगा। इसी के लिए इसने बोला है कि एंगल आई, ठीक है, एंगल आई जो कि रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल आर जो कि रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है हमेशा, ये कांस्टेंट होता है अंटिल मीडियम इज नॉट चेंज, अंटिल मीडियम इज नॉट चेंज। ये बात को ध्यान रखना, जब तक मीडियम को आप लोग चेंज नहीं करोगे ये नहीं बदलने वाला। मान लो कि आपने मीडियम चेंज कर दिया, ठीक है, मान लो आपने मीडियम चेंज कर दिया, अभी तक आप एयर था ये और ये ग्लास था, अब ये ग्लास ना रह के ये मान लो आपका डायमंड हो गया। क्या हो गया? डायमंड हो गया, ठीक है, आपका डायमंड हो गया। सो अब ये क्या होगा? अब ये केस होगा कि अब ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, अब ये आई बाय आर, ये आई बाय आर, ठीक है, ये जो अभी फर्स्ट वाले केस में हमारा आर था, मान लो इसको हम लोग थर्ड मानते हैं, इसको अगर हम लोग थर्ड कहते हैं और इसको आई और इसको आर कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है अभी हमारा वन वाला जो आई बाय आर था वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वन वाला आई बाय आर नहीं इक्वल होगा थर्ड वाले आई बाय आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मीडियम को ही चेंज कर दिया। यहाँ पे तो हम लोग ग्लास का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्लास का उपयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने मीडियम चेंज कर दिया ना। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने मीडियम ही चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने कह दिया कि वो डायमंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हम लोग अभी भी ग्लास को रखते तो एकदम सेम होता, सही आता, एकदम वही आता जो कि इसके इसी के इक्वल आता, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, वो डायमंड में चेंज हो गया, इसकी वजह से वो भी चेंज हो गया। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बहुत ही मेल खाता है रिफ्लेक्शन के उससे, ठीक है, 99% आप लोग कह सकते हो कि उसी से मेल खाता है। डिफरेंस क्या है? पहला वाला तो पूरी तरह से मेल खाता ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें? इस वाले में डिफरेंस क्या है कि उसमें हमने रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि आई इक्वल आर, ठीक है, एंगल आई इक्वल एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इक्वल एंगल आर। इसमें क्या पढ़ा कि एंगल आई बाय एंगल आर, ठीक है, एंगल आई बाय एंगल आर। हमने इसमें क्या पढ़ा कि एंगल आई बाय एंगल आर ये होता है कांस्टेंट,
ये होता है कांस्टेंट अंटिल मीडियम नॉट चेंज्ड, अंटिल मीडियम नॉट चेंज्ड, ये तब तक कांस्टेंट रहेगा अंटिल मीडियम नॉट चेंज्ड, ठीक है। सो दोनों अधिकतर सेम है, ठीक है, दोनों एकदम सेम है, बस थोड़ी सी डिफरेंस। रिफ्लेक्शन वाला लॉ हमें करता है कि एंगल आई इक्वल एंगल आर, और ये रिफ्रैक्शन वाला लॉ हमें करता है कि एंगल आई बाय आर कांस्टेंट रहेगा अंटिल मीडियम नॉट चेंज, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग देखेंगे डिस्पर्जन के बारे में, ठीक है। ये डिस्पर्जन क्या और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं, अब हम लोग उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, ठीक है। सो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। स्प्लिटिंग मतलब एक व्हाइट लाइट मान लो है और उसको अलग अलग कलर्स में हमने स्प्लिट कर दिया। सपोज कि ये है हमारा एक व्हाइट लाइट और इसको हमने अलग अलग कलर्स रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वायलट और अलग अलग कलर्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या व्हाइट लाइट को हम लोग अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स कर सकते हैं, मतलब स्कैटर कर सॉरी उसको अलग अलग कलर में क्या हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। सो ये आंसर इसका है हाँ, इसको हम लोग आंसर इसका है यस, हम लोग इसको अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट है वो बहुत से कलर्स को अपने अंदर समाये रखा है, ठीक है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट्स मिलियंस ऑफ कलर्स, वो मिलियंस ऑफ कलर्स उसके अंदर है, मिलियंस ऑफ कलर्स, ठीक है, उसके अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों कलर्स। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको नाम दिया है विबग्योर। क्या नाम दिया है, विबग्योर, विबग्योर, ग्योर, हाँ विबग्योर, जिससे वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब है रेड। सो ये 7 जो कलर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 कलर्स है इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के कारण हमने ये 7 कलर्स हमने डिनोट किया, ठीक है। सो तो ये 7 कलर्स हमने डिनोट किया। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग ये जो एक व्हाइट लाइट है उसको क्या हम लोग सही में स्प्लिट कर सकते हैं खुद से, ठीक है, खुद से क्या हम लोग सही में स्प्लिट कर सकते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन क्या हम लोग उसे स्प्लिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो द आंसर इज यस, हम लोग उसे स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, आप लोग एक ग्लास प्रिज्म लो, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है, और उस पर एक लाइट मारो, ठीक है, मतलब सॉरी उस पर एक आप लोग बीम ऑफ लाइट दो, व्हाइट लाइट। सो सपोज कि ये आपका एक व्हाइट लाइट उस पर इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। सो सपोज आपका ये व्हाइट लाइट ऐसे इस पर इंसिडेंट हुआ, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे यहाँ से गया कि नहीं, ऐसे यहाँ से गया, ऐसे यहाँ से जा रहा था और ऐसे यहाँ से गया। अब ये जब निकल रहा होगा, ठीक है, तो ये अपने अलग अलग कलर्स में निकलेगा, ठीक है, ये अपने अलग अलग कलर्स में, मैं इसको मान लेता हूँ, ये निकलेगा, ठीक है। सो ये अपने अलग अलग कलर्स में निकलेगा जो कि एक ऐसा एक बैंड फॉर्म करेगा। तो अगेन सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे 7 कलर्स का ही नाम देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस लास्ट 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस 7 कलर्स का हम इसे नाम देंगे। और ये जो बैंड इसने फॉर्म किया जिसमें सातों के सातों कलर्स जो कि अभी हमने पढ़ा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो सातों के 7 कलर्स जो इस बैंड में फॉर्म होते हैं, इस बैंड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम। इस बैंड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो कि इन सातों के सातों कलर्स को अपने अंदर समाये रखा है। समझ में आया, चलो बहुत अच्छा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज दिस ग्लास प्रिज्म स्प्लिट लाइट, हाउ डज दिस ग्लास प्रिज्म स्प्लिट लाइट। इस ग्लास प्रिज्म में ऐसे क्या खासियत है कि इसने लाइट को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, लाइट को इसने स्प्लिट कर दिया, ऐसे क्या खासियत है। सो एक बात सुनो, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होती है स्पीड,
स्पीड की जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होती हैं, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज सेम, वो तो सेम होता है एयर में, इट्स सेम इन एयर, बट लेकिन वो डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट व्हेन इट एंटर्स ग्लास प्रिज्म, व्हेन इट एंटर्स ग्लास प्रिज्म। अब डिफरेंट क्यों होता है? सो हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन के केस में कि वो क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक जब वो उसके अंदर इंटर किया तो अलग अलग जो लाइट है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, क्योंकि वो एक डेंसर मीडियम है तो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, इसी की वजह से उनका स्पीड डिफरेंट होता है एक दूसरे के मुकाबले, ठीक है। तो एक दूसरे के मुकाबले डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट एंगल्स पे भी इंसिडेंट करती है, ठीक है। सो दे इंसिडेंट एट डिफरेंट एंगल्स ऑल्सो, दे इंसिडेंट at different angles also, at different angles also, सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे इंसिडेंट भी करती है, ठीक है। इसके वजह से वो अपने सब्स्टिट्यूएंट कलर्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही कारण, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट उस प्रिज्म के अंदर बदल जाता है और डिफरेंट एंगल्स पे इंसिडेंट करने की वजह से, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होने की वजह से वो एक आसानी से वो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को फॉर्म कर पाती है। यही इसके पीछे का रीजन है, समझ में आया। अब एक चीज सुन लो, जो रेड है, क्या बोला, रेड जो है हैज मैक्सिमम स्पीड, इसके पास सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, रेड हैज मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी सबसे ज़्यादा होती है। वहीं पे एक जो वायलेट है, वायलेट हैज़ मिनिमम स्पीड, हैज़ मिनिमम स्पीड, वायलेट की सबसे कम स्पीड होती है और एक रेड की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म के अंदर और ऐसे भी लाइट्स की केस में। समझ में आया? चलो, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अच्छा, वो जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के केस में था, उसमें क्या, उसको अगर आपको चेक करना है तो एक और चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे बगल में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कि अगर आपको चेक करना है कि सही में वाइट लाइट जो मिलियंस ऑफ कलर्स है उसको कंसिस्ट करता है या फिर नहीं, तो उसको आप एक आसानी से चीज़ से चेक कर सकते हो कि आप अपने जो घर है, आपका जो घर है, उसमें आप लोग लाइट को ऑफ कर दो और एक स्पेसिफिक कलर का लाइट, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, मतलब कोई भी स्पेसिफिक कलर का लाइट आप लोग जला लो और फिर उसके बाद जो उस कलर से जो सब्सटेंस मैच कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो आपका टेबल ब्लू कलर का है या फिर आपका पेन ब्लू कलर का है, तो वही सब्सटेंस आपको उस में दिखाई देगा। अगर ब्लू कलर का लाइट आपने जला रखा है तो आपका अगर जो पेन है, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, अगर ये जैसे ब्लैक कलर का है और मैंने अभी ब्लैक लाइट तो होते ही नहीं, सॉरी, तो अगर मान लो ये मेरा मार्कर रेड कलर का है और मैंने रेड लाइट जला रखा है, तो मुझे सिर्फ यही मार्कर दिखाई देगा और बाकी जितने भी लाइट्स हैं, बाकी जितने भी अलग अलग सब्सटेंस हैं जो कि अलग डिफरेंट कलर्स के हैं, वो मुझे दिखाई नहीं देंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि लाइट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ अपने ही टाइप्स के कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सारे कलर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो अपने ही कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे ये प्रूफ होता है कि वाइट लाइट के अंदर सारे के सारे कलर्स हैं, तभी तो हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सब कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया? चलो, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है? स्कैटरिंग से आपको समझ में आ रहा है कि स्कैटर करना, ठीक है, चीज़ों को स्कैटर करना, उसको छिन भिन कर देना, ठीक है, स्कैटर करना। सो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आप ले लो, आप एयर मॉलिक्यूल्स ले लो, एयर मॉलिक्यूल्स और कोई भी सब्सटेंस ले लो, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं? ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। इस पर जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये लाइट को इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, ये स्कैटर करते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, इन सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अब ये वेवलेंथ क्या है?
सो वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ है लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव, वेवलेंथ है लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है, वेवलेंथ है लेंथ ऑफ वन वेव। तो वेवलेंथ है हमारा लेंथ ऑफ वन वेव, तो ये वेवलेंथ पे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा डिपेंड करता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, जो हमारा वेवलेंथ होता है एक विजिबल लाइट का, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वो 400 नैनोमीटर्स से 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स तक का होता है, 700 नैनोमीटर्स। वहीं पे, ठीक है, वहीं पे एक जो हमारा एयर मॉलिक्यूल्स का जो हमारा वेवलेंथ है, एयर मॉलिक्यूल्स का वेवलेंथ वो है हमारा 0.4 नैनोमीटर्स, ठीक है। और एक डस्ट पार्टिकल का वेवलेंथ इससे बहुत ज़्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल का वेवलेंथ, डस्ट पार्टिकल वेवलेंथ इज मच हायर देन these। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे हमारे डेली लाइफ में उपयोगी है। तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में की खास बात यही है कि अगर किसी भी लाइट, स्पेसिफिक कलर का लाइट, ठीक है, जैसे कि मान लो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, ये वैसे तो हम लोग इसको सिंपलिसिटी यही 3 लाइट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो ये जो किसी भी, इसी को हम लोग कंसिडर भी करेंगे, यही 3 जो लाइट्स होते हैं, किसी भी लाइट, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कम है या फिर ज़्यादा है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो हमें कितना वो लाइट दिखाई देगा, ठीक है, हमारे अपने आसपास वो लाइट कितना दिखाई देगा, ये इस पर डिपेंडेंट करता है, स्कैटरिंग पे ही वो डिपेंडेंट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कैटर होगा उतना ही तो हमें दिखाई देगा, स्कैटर होगा ही नहीं तो हमें दिखाई क्या देगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ रेड इज शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, सॉरी ये लॉन्गेस्ट शायद होती है, और वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। सो ब्लू की वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है और वहीं पे एक रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या है कि ये जो रेड की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। सो जब एक और चीज़ जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मोस्ट, ठीक है। जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उन्हें वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। अब आपको एक एग्जांपल समझ में आया होगा कि जो ब्लू हमें स्काई दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो ब्लू है, ठीक है, ये जो हमारा ब्लू है स्काई, इस केस में क्या होता है, ये इसका तो वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, ठीक है, वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कैटर होता है स्काई में, इसका स्कैटरिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, वेवलेंथ छोटा होने के कारण स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो हमें पूरा अपना आसमान जो है स्काई वो ब्लू दिखाई देता है, वो ब्लू दिखाई देता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। उसके बाद एक आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि सनराइज के टाइम पे भाई, सनराइज के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, या फिर आपका नून हो गया, जब दोपहर का टाइम होता है 12 बजे का टाइम, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें जो सूरज है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है, रेड दिखाई देता है, लेकिन वहीं पे दोपहर के टाइम पे वो हमें वाइट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वाइट दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये थोड़ा मैं बताऊँ। रीज़न क्या है? तो देखो सनराइज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो मान लो हमारा सन है और ये हमारा है पृथ्वी, ये हमसे बहुत ही दूर होता है। सनराइज या फिर सनसेट आप ले लो, तो ये हमसे बहुत ही दूर होता है। जब लाइट वहाँ से ट्रैवल कर रही होती है ना, जब लाइट वहाँ से ट्रैवल कर रही होती है तो उस केस में क्या होता है, जब लाइट वहाँ से ट्रैवल कर रही होती है तो उस केस में क्या होता है कि ये रुक जाता है। ये बहुत से लाइट पहले ही स्कैटर कर जाता है, ठीक है, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, पहले स्कैटर कर जाते हैं। लेकिन लेंथ का ये रेड का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के कारण इन दोनों, इसका तो सबसे छोटा होता है, तो छोटा होता है तो ये पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन रेड का सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसके लिए वो हमें दिखाई देता है।
सनराइज और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। वहीं पे एक नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है और सब के सब एक ही टाइम पे स्कैटर होते हैं और एक ही टाइम पे हमें दिखाई देते हैं। इसकी वजह से उस समय में वाइट दिखाई देता है। अच्छा, एक और बात, ये जो मान लो डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, जो ये वही चीज़ इनको स्कैटर करते हैं, वही चीज़ इसे स्कैटर करेंगे, वही पार्टिकल्स इसे स्कैटर करेंगे अच्छे से। स्पेसिफिक कलर्स ऑफ लाइट को वही पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम हो, विजिबल लाइट से कम हो, ठीक है। स्पेसिफिक कलर्स को वही स्कैटर करेंगे जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एयर मॉलिक्यूल का यहाँ पे जैसे हमने वेवलेंथ देखा वो 0.4 नैनोमीटर्स है, ठीक है, और वहीं पे एक विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स है। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का वेवलेंथ कम है उसके मुकाबले, विजिबल लाइट के वेवलेंथ के मुकाबले कम है, तो ये स्पेसिफिक कलर्स को भी, ठीक है, ये स्पेसिफिक कलर्स को भी अलग अलग दिशा में स्कैटर कर सकेगा बहुत ही आसानी से। ये स्पेसिफिक कलर्स को आसानी से अलग अलग दिशा में स्कैटर कर सकेगा। लेकिन वहीं पे दूसरे केस में अगर हम लोग देखें, एक डस्ट पार्टिकल जिसका की वेवलेंथ ज़्यादा होता है ये विजिबल लाइट के मुकाबले, जिसका वेवलेंथ विजिबल लाइट के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है, कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, उस केस में क्या होता है कि वो सारे के सारे लाइट्स को स्कैटर करता है। वो किसी भी एक स्पेसिफिक कलर के लाइट को स्कैटर नहीं करता है, वो सारे के सारे लाइट्स को एक साथ स्कैटर करता है। और इसी वजह से हमें क्लाउड जो है, क्लाउड में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो क्लाउड जो है वो हमें वाइट दिखाई देता है। और हमारा जो स्काई है जिसमें कि बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से बना है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे, तो वो हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि पढ़ा है कि ब्लू का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग मोस्ट, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं। समझ में आया? इसी के लिए सो कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी पार्टिकल जिसका कि वेवलेंथ विजिबल लाइट के वेवलेंथ से कम है, वो स्पेसिफिक कलर्स को स्कैटर कर सकता है। लेकिन वहीं पे जिसका वेवलेंथ, जिस भी पार्टिकल का वेवलेंथ इस विजिबल लाइट से बहुत ही ज़्यादा है, वो स्पेसिफिक कलर्स को स्कैटर नहीं कर सकता, और वो जब भी स्कैटर करेगा तो पूरे की पूरी व्हाइट लाइट को एक साथ ही स्कैटर करेगा। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। तो इसी के साथ ये स्कैटरिंग का जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो हमारा टॉपिक था ये तो समाप्त हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज़, एक एग्जांपल मैं आपको देना भूल गया कि हमें जो एक बिल्डिंग्स के ऊपर एक रेड कलर की लाइट लगी होती है, ठीक है, तो रेड कलर की लाइट क्यों लगी होती है, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि रेड कलर की लाइट वहाँ पे क्यों लगी होती है। सो इसके पीछे का आंसर है कि अगर कुछ भी दुर्घटना, मान लो उस समय कुछ भी एयरप्लेन आ रहा है तो उसे दिखाई दे वहाँ पे बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर वो रेड कलर की लाइट लगी होती है, ताकि कोई भी एरोप्लेन जा रहा हो तो उसे वो दिखाई दे। क्यों? क्यों? रेड कलर की जो लाइट होती है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उसकी छोड़ती है, ठीक है, उसके पास तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, सो स्कैटर वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होगी, वो अपने पोजीशन पे है, ठीक है, वो अपनी ही पोजीशन पे एक जगह है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा उसके पास वेवलेंथ, उसके ब्लू अगर वहाँ पे हम लोग लाइट लगा देते तो चारों तरफ तो ब्लू है ही, और वो अकेला ब्लू दिखाई देता, वो आसानी से बहुत ही ज़्यादा स्कैटर करता। लेकिन यहाँ पे वो रेड है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो सिर्फ एक ही जगह पे एकदम अटका हुआ है, एक ही जगह पे दिखाई देता है, और पायलट को सामने से दिखाई देते थे कि हाँ वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट है, इसका मतलब वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का तो टॉपिक इसी के साथ होता है आपका समाप्त होता है। तो अब हम लोग देखेंगे आई के बारे में, ठीक है, आई हमारा क्या है उसको हम लोग देखेंगे। उसको देखने के बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि लेंस तो अभी पढ़ाया ही नहीं, तो जो लेंस है उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे। वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आई के बारे में देखेंगे, ठीक है। आई के बारे में देखने के बाद इस चैप्टर को अब हम लोग समाप्त करेंगे, और लेंस के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आई के बारे में, ठीक है, मतलब आँख के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो पिक्चर तो मैंने बहुत ही शानदार बनाया है, ठीक है, आप लोग भी ऐसा पिक्चर नहीं बना सकते। सो एक्चुअली पिक्चर एकदम अच्छा नहीं बना है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसी में एडजस्ट करना है। सो कॉर्निया क्या होता है? पहले तो हमारा सबसे पहले आँख के सामने होता है हमारा कॉर्निया क्या है? ये एकदम वाइट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, इसका मतलब कि इससे लाइट अंदर जा सकता है, ठीक है, और ये किसी भी बिना मतलब के फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब बिना मतलब के पार्टिकल्स को ये अंदर नहीं घुसने देता।
जिसके पास वीज़ा नहीं है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, वो अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, पासपोर्ट नहीं है तो ये अंदर नहीं घुसने देगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल से भी पहले आता है हमारा इरिस। ठीक है, इरिस ये क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट अंदर घुसेगा। डिटरमाइन हाउ मच लाइट विल एंटर, हाउ मच लाइट विल एंटर। उसके बाद आता है प्यूपिल, जिससे कि लाइट एंटर होता है, थ्रू विच लाइट एंटर, थ्रू विच लाइट एंटर। उसके बाद आता है हमारा लेंस, जो कि है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसका मतलब है ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, और जिसका मतलब है कि ये सारे के सारे लाइट्स को एक पॉइंट पे लेकर जाकर डाइवर्ट करता है। और वो पॉइंट है वो पॉइंट है ये जो कि है रेटिना। ठीक है, ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है वही है रेटिना। यहाँ पे ये डाइवर्ट होता है सारे के सारे, क्या सारे के सारे वो लाइट। ठीक है, तो ये रेटिना है जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है, और उसके बाद यहाँ से ऑप्टिक नर्व इसको डिटरमाइन करता है, और ऑप्टिक नर्व सेंड सिग्नल, ऑप्टिक नर्व सिग्नल सेंड करता है किसके पास? ब्रेन के पास, सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन। और फिर ब्रेन उस इमेज को समझता है, पढ़ता है, और फिर उसे समझ लेता है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ये कैलरी मसल्स। ये क्या है? ये वो मसल्स है जो कि लेंस को पकड़े हुए हैं। ठीक है, जो लेंस को अपने पास पकड़े हुए हैं, वो ये मसल्स है जो जिन्होंने अटैच किया है, अटैच्ड होल्ड जिन्होंने किया है, सॉरी होल्ड जिन्होंने किया है आई को। ठीक है, और एरिस को जिन्होंने होल्ड किया है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, इसको हटा दो। ये क्या है? उसके बाद हमारा आता है एक ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट आता है हमारा जो कि रेटिना के पास होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये हर एक आंख में होता है। ठीक है, चेक करने के लिए ऐसे और एक ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा साइन बनाना, नहीं सॉरी एक डॉट बनाना, डॉट प्लस और एक डॉट। ठीक है, प्लस का साइन और एक डॉट का साइन आप लोग बनाना पेपर पे, जिस पे कुछ और ना लिखा हो, एकदम पूरा सादा पेपर हो, वो लाइनिंग वाला पेपर ना हो, ऐसा वाला हिंदी वाला पेपर ना हो आपका, एकदम पूरा सादा पेपर हो, वैसे वाले पेपर पे डॉट बनाना। और मान लो कि अगर मान लो आपने इस साइड इस पे आप प्लस पे अगर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो अपने प्लस पे फोकस कर रहे हो तो इस वाले आँख को ऐसे बंद कर लेना, इससे ढक लेना, और फिर प्लस पे फोकस करना, और धीरे धीरे प्लस पे फोकस करते जाना। ठीक है, और अगर इस पे फोकस कर रहे हो, इस वाले पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, तो इस आँख को अपने ढक लेना और फिर उस पर फोकस करना। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि आपको ये एक पॉइंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, जिस पे भी फोकस करोगे वो पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। रीजन भी कि आपका ये जो आपका लाइट है वो लाइट एंटर कर रहा है ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू, और ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू एंटर करने की वजह से वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वाई? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट डज नॉट कंटेन एनी ऑप्टिक नर्व। कोई ऑप्टिक नर्व ना हो पाने के कारण ये कोई भी सिग्नल ब्रेन के पास सेंड नहीं कर पाता। ब्रेन के पास जब कोई सिग्नल जाता ही नहीं तो वो क्या पहचाने कि कौन है कौन नहीं है। इसके लिए उसने एकदम रफा दफा कर दिया इसको। चलो बहुत अच्छे। अच्छा, रेटिना के पास दो चीज़ें हैं, दो नर्व्स हैं। ठीक है, दो नर्व्स है, एक का नाम है कॉन्स और एक का नाम है रॉड्स। ये कौन सा रॉड्स क्या है? कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट का सेंसिटिव है, जो कि ब्राइट लाइट को सिर्फ देखता है, ब्राइट लाइट सेंसिटिव। और रॉड्स जो है वो डिम लाइट का सेंसिटिव है, जो कि सिर्फ डिम लाइट पे ज़्यादा फोकस करता है। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि प्यूपिल जहाँ से लाइट एंटर करता है और इरिस जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे डिटरमाइन करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा। ठीक है, तो ये अपने ओपनिंग से डिटरमाइन करता है। मान लो अगर लाइट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सूरज के प्रकाश के सामने अगर आप खड़े हो, इसका मतलब उसके पास लाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो इरिस अपने आप को बहुत ही छोटा बना लेगा ताकि लाइट बहुत ही कम एंटर हो। लेकिन वहीं पे अगर आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे लाइट की बहुत ही अभाव है, और अभाव इतनी है कि सरकार से उधार मांगना पड़ रहा है लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, सो उस केस में क्या होता है कि एरिस अपना लाइट बहुत ही ज़्यादा अपना ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेता है ताकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लाइट एंटर कर सके। समझ में आया? बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही अच्छे नाम आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा नाम, जिसका नाम है, जो नाम है आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन नाम सुनते ही लगा होगा वाह कितना बड़ा बात है। नाम सुनते लगा होगा ये कितनी
भारी एकदम सेंटेंस होगा, इसके बारे में बहुत ही बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा चीज़ है। द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू सेल्फ एडजस्ट, द पावर टू एडजस्ट नहीं, द पावर टू सेल्फ एडजस्ट दी, आप लोग इसे को आइरिस बोल सकते हो या फिर क्लियर मसल्स, लेंस के जो पावर उसके ओपनिंग को एडजस्ट करने का, ठीक है, फोकल लेंथ, जो लेंस का फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने का कि कितना लाइट अंदर घुस सके और कितना लाइट अंदर ना घुस सके उसको एडजस्ट करने को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन करते हैं। द पावर टू सेल्फ एडजस्ट द फोकल, द साइज ऑफ फोकल लेंथ, द साइज ऑफ फोकल लेंथ, जो लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका कितना साइज होना चाहिए, ठीक है, उसका साइज कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए, इसको जो एडजस्ट करता है, जो जिस चीज़ से एडजस्ट होता है, जो ये पावर जिस से ये एडजस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बहुत अच्छे। और एक चीज़ आता है, क्वेश्चन आता है कि ये जो क्लैरी मसल, ये जो है मतलब फोकल लेंथ है, ये कैसे एडजस्ट होता है? सो ये एडजस्ट होता है क्लैरी मसल्स के द्वारा। क्लैरी मसल्स के द्वारा कैसे? अगर फोकल लेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है तो क्लैरी मसल्स हो जाते हैं स्ट्रेच। क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच। सॉरी, स्ट्रेच का स्पेलिंग ही गलत है, ये हो जाते हैं स्ट्रेच। अब जैसा भी स्पेलिंग है, नहीं स्ट्रेच, या ये हो जाते हैं स्ट्रेच। और अगर जो उसका है ये क्या है फोकल लेंथ, अगर उसको कम करना है, ठीक है, उसका साइज बढ़ाना है तो स्ट्रेच करेंगे, और अगर उसको कम करना है, उसके साइज को बहुत ही कम करना है तो ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। रीजन बीइंग, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो जो फोकल लेंथ है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वो दब जाएगा और उसकी ओपनिंग बहुत ही कम रहेगी। लेकिन वहीं पे स्ट्रेच होने के कारण वो ऐसे खिंचाव उसमें महसूस हो गया, वो बहुत ही पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसमें और भी उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज जैसे ही इफेक्ट करता है। चलो, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसकी जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ वो है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम लेंथ इन्फिनिटी है। मैक्सिमम लेंथ क्या है? तो इन्फिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ है इन्फिनिटी और मिनिमम लेंथ है आपका 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, समझ में आया। अब एक और चीज़ समझ लो, इस आई का ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, ठीक है, ये आई का जो अभी आप लोग पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि है कुछ डिजीजेस। ठीक है, इससे क्या डिजीजेस क्या होते हैं इसको पहले देख लेते हैं अब हम लोग। वीडियो के अंत तक बने रहना, थोड़ी देर में ये मिट जाएगा, टेंशन मत लो। सो अब हम लोग डिजीज को देखेंगे। ठीक है, सो डिजीजेज हैं, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया, और एक है आपका कैटरैक्ट। ठीक है, एक है आपका कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बारे में हम लोग बहुत आसान से देख सकते हैं। पहले मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, और इसको हम लोग कहते हैं फार साइटनेस। ठीक है, इस नाम से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई नाम हम लोगों ने असाइन ही नहीं किया। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने कोई नाम इसके लिए असाइन ही नहीं किया। सो मायोपिया क्या है? मायोपिया को पहले देख लो। मायोपिया में क्या होता है कि आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, तो आपको दूर की चीजें साफ से तरीके से दिखाई नहीं देती। और इसमें क्या है? इसमें ठीक उल्टा, आपको समझ में ही आ गया, नॉट एबल टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यहाँ पे आप लोग क्लोज ऑब्जेक्ट्स सही तरीके से नहीं देख सकते, और यहाँ पे आप लोग फार ऑब्जेक्ट सही तरीके से नहीं देख सकते। समझ में आया? चलो, बहुत अच्छा। उसके बाद इसमें जो है मायोपिया में आपका जो साइज है किसका? आई बॉल का। ठीक है, साइज है जो आपका आई बॉल का वो होता है लार्जर आई बॉल। वहीं पे इसमें जो है आपका जो साइज है आई बॉल का वो होता है स्मॉलर आई बॉल। इससे क्या फर्क पड़ता है? लार्ज आई बॉल होने के कारण ये जो रेटिना पे जो इमेज पहले पड़ने चाहिए थे, रेटिना पे जो इमेज पड़ने चाहिए थे वो रेटिना से पहले ही पड़ जाती है। सो इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना के पहले ही ये इमेज एक फॉर्म हो जाती है। और वहीं पे इस केस में क्या होता है कि जो इमेज है, इमेज फॉर्म्स
बिसाइड रेटिना, बिहाइंड रेटिना, मतलब रेटिना के पूरे एकदम उस साइड में जो है ये इमेज इसका फॉर्म होता है। सुधारा कैसे जा सकता है इन दोनों को? इसको तो आप लोग सुधार सकते हैं किस चीज़ का उपयोग करके? सिंपल से कॉनकेव लेंस का उपयोग कीजिए, कॉनकेव लेंस, और इसमें आप लोग कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग कीजिए, कॉन्वेक्स लेंस। रीजन बीइंग ये बहुत ही पहले ही ये कन्वर्जन से इसका थोड़ा लेट से होता है, और इसी की वजह से ऐसा कहानी होता है कि ये रेटिना से बाहर ये इमेज फॉर्म होता है। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने से कन्वर्जन से एक एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस मिलेगा और ये पहले ही रेटिना पे मीट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डाइवर्जेंस लेट से होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस मिलने से डाइवर्जेंस पहले ही हो जाएगा, एंटर करने से पहले ही उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा और वो आसानी से रेटिना पे मीट करेगा। समझ में आया? तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं थी, इसके लिए इतना कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर है। चलो ये तो सही है। उसके बाद हमारा आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? सो कैटरेक्ट में आपका क्या होता है कि जो आईबॉल है, आईबॉल नहीं एक्चुअली आपका जो लेंस है, जो आपका लेंस है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है लेंस पे। और ये बेकार कैसे हो जाता है? इस पर धूल जम जाती है, लेंस पे आपका धूल जम जाती है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स उस पर बैठ जाते हैं। लेंस गॉट डस्ट पार्टिकल्स, गॉट डस्ट पार्टिकल्स, लेंस पे जो है आपका डस्ट पार्टिकल्स बैठ जाते हैं और आप देख सही से नहीं पाते हैं, ठीक है, आप सही से देख नहीं पाते हैं, इसकी वजह से ये कैटरेक्ट होता है। अब इसकी को हम लोग सुधार कैसे सकते हैं? इसको सुधार सकते हैं सिंपल से लेंस को रिप्लेस करके। वी कैन ट्रीट इट बाय रिप्लेसिंग लेंस, वी कैन ट्रीट इट बाय रिप्लेसिंग लेंस। समझे? तो लेंस को हम लोग हटा के इसको, इस बीमारी को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, कोई भी बीमारी, ठीक है, हमें कभी भी जन्म लेने के पहले अगर हम अंधे नहीं थे तो आगे भी कभी अंधे नहीं हो सकते पूरी तरीके से हम कभी भी अंधे नहीं हो सकते। अगर जन्म लेते वक्त अंधे नहीं थे तो आगे अपने पूरे जीवन में पूरी तरीके से कभी अंधे नहीं हो सकते। थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से कभी अंधे नहीं हो सकते। अंधा वही इंसान हो सकता है, अंधा पूरी तरीके से वही इंसान अंधा है जो कि जन्म के समय पे भी अंधा था, ठीक है। जन्म के समय पे जो इंसान अंधा था वो आगे भी पूरे जीवन में भी वो अंधा ही रहने वाला है। समझ में आया? जन्म के समय पे जो पूरी तरीके से अंधा था, पूरा अंधा, वही पूरा अंधा रहता है, और जो पूरा अंधा जन्म के समय पे नहीं था वो आगे भी कभी भी पूरा अंधा नहीं होगा, पार्शियल ब्लाइंड हो सकता है लेकिन पूरा फुल ब्लाइंड नहीं हो सकता। चलो इसी के साथ आपका ये आई का जो टॉपिक था, ठीक है, ये जो आई वाला टॉपिक था, लाइट के अंदर का आई वाला टॉपिक, तो ये खत्म हुआ। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर, इसी के साथ आपका ये चैप्टर लाइट खत्म हुआ। अब एक क्वेश्चन आया होगा आपका लेंस, आपने लेंस नहीं पढ़ाया, लेंस आपका बच्चा है, या फिर उसके बाद आपका आता है वर्चुअल एंड रियल इमेजेस, ठीक है, वर्चुअल एंड रियल इमेजेस, इसको कौन देखेगा? तो ये सब हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कभी कवर कर लेंगे, ठीक है, कभी कवर कर लेंगे। अब ये नहीं कि कल या फिर परसों ही कवर करेंगे, कभी कवर कर लेंगे इसको एक सेपरेट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।